स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए मतदान अब से ठीक 1 घंटे 3 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतदान के लिए अगर बात करें तो 91 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आरयू कैंपस में 24 मतदान केंद्र हैं और जो संगठित कॉलेजेस हैं उसमें 67 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब देखिए कुल 20,770 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रदेश में छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की 8 बजे से, यानी अब से 1 घंटे 2 मिनट बाद मतदान शुरू हो जाएगा। यानी ठीक 8 बजे वो स्टूडेंट जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है और मतदान केंद्र पर पहुंच जाएगा, ठीक 8 बजे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति की पहली सीढ़ी स्टूडेंट इलेक्शन, जिसकी धूम बीते कुछ दिनों से हमने तमाम जगहों पर देखी है। आज उन चुनावों में किस्मत का फैसला होना है। स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट लीडर को चुनेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और सभी की निगाहें इस ओर इसलिए भी लगी हुई हैं क्योंकि देखिए छात्र संघ चुनाव एक ऐसे मौके पर हो रहे हैं, एक ऐसे समय में हो रहे हैं जब 1 साल और कुछ महीने बाद बहुत कम वक्फा बचा है 2023 की बड़ी जंग के लिए, यानी विधानसभा चुनावों के लिए। ऐसे में यूथ क्या सोच रहा है, यूथ का झुकाव किस ओर है, ये छात्र संघ चुनाव 2022 के नतीजे बता देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अब से ठीक 1 घंटे और कुछ सेकंड के बाद तमाम कॉलेजेस के लिए जो पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए वोटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और जैसा कि आपको बताया, अगर स्टूडेंट मतदान केंद्र पर पहुंच गया है जहां उसे वोट डालना है और वो लाइन में लग चुका है, तो ठीक 8 बजे से वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। हालांकि स्टूडेंट लीडर्स के लिए इन चुनावों में एक छोटी चुनौती इस बात को लेकर रहने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अगर आरयू की बात करते हैं तो कुल 20,770 मतदाता मतदान करेंगे, लेकिन बीते कुछ चुनावों में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, यानी स्टूडेंट्स में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का जो उत्साह रहा है, वो ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मुश्किल से बीते कुछ चुनावों में 1 या 2 ही वक्फे ऐसे आए जब मतदान प्रतिशत 50 के ऊपर गया, नहीं तो 40 से 49 के बीच में ही अधिकतर समय मतदान प्रतिशत रहा है। यानी आधे से भी कम स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ये आज बदलता है? क्या ये सिनेरियो आज बदलता है? क्या आज स्टूडेंट्स एक नया इतिहास लिखते हैं? क्या 100% वोटिंग पॉसिबल है या फिर मैक्सिमम कितना वोटिंग परसेंटेज जा सकता है, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 58 मिनट बाद, ठीक 58 मिनट बाद पहला वोट डलेगा और फिर 1 बजे तक तमाम स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन चुनावों के लिए। और सबसे खास बात यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं, उन्हें भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन चुनावों में संगठन
एक हद तक मायने रखते हैं व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तिगत चॉइस के आधार पर भी स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, स्टूडेंट्स स्मार्टली अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी विचारधारा तो देखते ही हैं, साथ ही स्टूडेंट की व्यक्तिगत पहचान, जो लीडर्स खड़े हुए हैं, जो छात्र नेता अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं राजनीति में, उनसे उनकी व्यक्तिगत पहचान, वो कैसे हैं, क्या वो इस लायक हैं, इन तमाम पैमानों पर मापते हैं और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यूथ क्या सोच रहा है? मोटा मोटा आज सामने आने की इबारत लिख दी जाएगी। आज मताधिकार है और कल मतगणना में वो इबारत भी सामने आ जाएगी। देखिए, मेरे साथ जयपुर से लवली वधवा जुड़ रहे हैं, जोधपुर से रंजन दवे और बीकानेर से मनीष दाधीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत जोधपुर से करूंगा। रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं जोधपुर से क्यों शुरुआत कर रहा हूं ये मैं पहले साफ कर दूं, क्योंकि प्रदेश का युवा किस ओर सोच रहा है इसकी एक झलक तो यहां पर मिल जाएगी, इन चुनावों में मिल जानी है। लेकिन जोधपुर के नतीजे जो है ना, वो इसलिए ज्यादा मायने रखेंगे क्योंकि प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो यहां से आते हैं। उनके बेटे ने भी छात्र संघ चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी। हमने देखा जगह जगह पर उन्हें घूमते फिरते हुए। तो ऐसे में सारे नतीजे एक तरफ और राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर के नतीजे एक तरफ होंगे। रंजन, जी स्वप्निल, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है, सरहदी जिले हैं, उनसे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, उन सब के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। जहाँ तक बात की जाए, जोधपुर में तो तकरीबन 18,000 से अधिक वोटर हैं। 18,154 का जो आंकड़ा है वो आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है, जो कि आज छात्र पहुँचेंगे मतदान करने के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने जयपुर की बात कही, उसी तरीके से कमोबेश जोधपुर के भी अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, पिछला इतिहास देखा जाए तो 50%, 48% के आसपास ये मतदान रहता है। तो किस तरीके से देखेंगे, 1 घंटे से भी कम का समय अब बाकी रहा है और मैं इस समय मौजूद हूँ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में। ओल्ड कैंपस के नाम से यह पूरा परिसर जाना जाता है। और जहाँ तक बात की जाए तो सायकालीन अध्ययन केंद्र और लॉ फैकल्टी के वोट्स हैं वो यहाँ डाले जाएंगे। तकरीबन 3-1 हज़ार का ऐसा आंकड़ा है जो कि यहाँ मतदान केंद्र के रूप में है। टोटल बात करें तो 33 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की है। उसके अलावा अगर और बात करें तो पुलिस के भी चाक चौबंद प्रबंध हैं। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से तकरीबन 800 मीटर के अंदर सायकालीन अध्ययन संकाय है, उसका बूथ बनाया गया है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की तरह जिम्मेदारियां बांटी गई है। हमारे साथ में प्रॉक्टर हैं KR मेघवाल, उनसे बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। मेघवाल साहब। सर, व्यवस्था पूरी है, पुलिस का जाता है, अंदर बैरिकेड्स लगाए हैं और अंदर जो भी आएगा वोटर वो यहाँ से जाएगा एंट्री करके, यहाँ कंप्यूटर से उसको स्कैन करके भेजेंगे और स्कैन करने के बाद में आगे उसको एक्सेप्ट किया जाए और व्हीकल सब बाहर रखाए जाएंगे। नवाचार किया है कंप्यूटर स्कैन के आई कार्ड के साथ में। विश्वविद्यालय क्या प्रोसीजर इसको फॉलो कर रहा है, कैसे करेंगे? सर, जितने भी आई कार्ड है, कुछ आई कार्ड पहले ऑफलाइन ले ली थी, किसने नहीं ले पाए उनको ऑनलाइन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर बार कोड है और बार कोड से स्कैन करके ही भेजेंगे। देखिए सर, वो जो फर्जी वोटिंग है, जो बिना मतलब का अंदर न्यूसेंस है, वो सब खत्म करना। देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, कम समय मिला अभ्यर्थियों को, तो क्या आई कार्ड जनरेट करने की भी व्यवस्था आज आपने करी है यहाँ? बिल्कुल सर, है। यहाँ CR ऑफिस में हमारे है और ऑनलाइन है, अभी भी निकाल करके वो लेके आ सकता है। आई कार्ड की वजह से स्टूडेंट को परेशानी नहीं होगी। क्या क्या दस्तावेज आपने कंपलसरी किए हैं? आई कार्ड और आई कार्ड के साथ में एक कोई भी फोटो ID हो, चाहे वोटर ID हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी एक उसका ID प्रूफ हो, अगर ऑनलाइन उसने जनरेट किया। तो देखिए स्वप्निल, जैसा कि आपने बताया कि विश्वविद्यालय जोधपुर उसके जरिए निकल कर आ गई है, उसको बताने का मौका मैं यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि मैं वैसे भी बताता कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है तो कुछ जरूरी चीजें हैं, उसे अपने साथ लेकर जाए। देखिए, ये वो चीजें हैं। हालांकि इसकी सब्स्टिट्यूट व्यवस्था भी है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा होकर पहुंचे ताकि वहां जाकर मुंह का टेस्ट ना बिगड़ जाए। कई बार होता है मन खट्टा हो जाता है एक प्रोसेस से गुजरने के दौरान, वो ना हो। इससे सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ही पूरी तैयारी के साथ जाएं। लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं। आर यू
मैं जिस तरह से हाल के दिनों में हमने प्रत्याशियों के पॉलिटिकल कनेक्शंस देखे हैं और आरयू ने जिस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश को दिखाई हैं, उतना ही रोचक और उतना ही इंटरेस्टिंग अगर वोटिंग परसेंटेज रहे तो कुछ बात बने। लवली, देखिए आपने सही कहा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य स्वप्निल के पिछले चुनाव का अगर हम बात करें, पिछले 10 चुनाव की अगर हम बात करें तो 50 से 55 और 58% तक ही वोटिंग परसेंटेज रहा है। फिलहाल इस वक्त आरयू की अगर हम बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, तो कमोबेश वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जिस तरह के ठोस प्रयास किए जाने चाहिए थे DHW की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से, दफ्तर की ओर से, वो प्रयास नहीं किए गए। फिलहाल जो है पुलिस की जो नफरी यहाँ आई है, वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बड़ी तादाद में सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है और पूरे राजस्थान की नजर इस इलेक्शन पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तमाम तरह के जो ग्रुप है वो भी इस इलेक्शन में सक्रिय नजर आए, खुल करके जो है उनकी सियासत जो है वो नजर आई। जो शोध छात्र प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं रामस्वरूप, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। रामस्वरूप, सबसे पहले आप पहुंचे हैं यहाँ पर, कैसी तैयारियां चुनाव को लेकर के? तैयारी जोर शोर से नींद चल अच्छी रही है, आई रात सारी में? व्यवस्थाएं हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और सभी टीचर्स और नींद आई नहीं है रात को? हमारे स्वप्निल जी का सवाल है, आपको नींद आई नहीं है रात को? अच्छी है कि बुरी बिल्कुल आई? आ गई थी नींद तो। आ गई थी? हाँ जी। जी, अच्छा, अब ये बताइए तैयारी कैसी है चुनाव की? क्या लग रहा है आपको, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इस बार? हाँ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अब इस की दिशा में कोई प्रयास किया आप लोग? लवली, हाँ लवली, जी, एक सभी चीज हमने व्यवस्थाएं देखा, हैं, देखिए की कुछ व्यवस्थाएं सांसदों ने हैं, वर्चुअल एंट्री यहाँ की है इन पे चुनावों में। पूरी कुछ लोग व्यवस्थाएं अंदर अब देखिए भले ही आते किसी संगठन से हो, लेकिन किसी और दल के लीडर के पास पहुंच गए धोख लगाने, वो सब भी हमने देखा है। इसलिए मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है आपसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, जो चुनाव नहीं भी लड़ रहे वो भी समर्थन दे देकर किसी न किसी का वोट बैंक बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, कल निहारिका जोरवाल के मसले पर करणी सेना सामने आई और कई सेनाएं सामने आई, कई संगठन सामने आए, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें संगठन, जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना समर्थन, अपना वर्चस्व जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए सुबह की शुरुआत जो है वो गणेश जी महाराज से। क्या आप भी चुनाव लड़ रहे हो? जी, मेरा नाम है कृष्ण चंद्र शर्मा, बैलेट नंबर 2, विधि महाविद्यालय प्रातः। तो कृष्ण, अभी तो वोट ही नहीं पड़े, गणेश जी के लड्डू पहले आ गए। गणेश जी के तो दर्शन करना जरूरी होता है, ये तो भारतीय संस्कृति के संस्कार है। हाँ, कैसा मिला आशीर्वाद? आशीर्वाद अच्छा ही मिला भगवान की पद पे चुनाव लड़ रहे हो? अध्यक्ष पद तू अध्यक्ष पद पे लड़ रहे हो? हाँ, अब ये तैयारी कैसी है चुनाव की? तैयारी एक नंबर है। अच्छा, ठीक है लवली, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बीकानेर का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी मनीष दाधीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? हालांकि अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो अब 50 मिनट बाकी हैं, जिसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़ चुके हैं, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हाँ मनीष। बीकानेर संभाग के डूंगर कॉलेज में इस वक्त मौजूद है, जहां सबसे ज्यादा 9000 छात्र से ज्यादा यहाँ पर वो पूरी की जा रही है। टेंट यहाँ लगाया जा रहा है, जो नेटिंग वो बिछाई जा रही है। पुलिस का पूरा लाव लश्कर यहाँ मौजूद है, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न रह पाए, और छात्रों के लिए भी विशेष तौर पर यहाँ फाइनल मोमेंट पे काम चल रहा है, गर्मी से भी परेशान ना होना पड़े। अब देख सकते हैं इस तरह पुलिस के जाब्ता है यहाँ पर, यहाँ पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी उलझन वाली स्थिति है वो भी यहाँ पर ना हो पाए। बात करते हैं क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर एजुकेशन देखते आ रही है, बोले क्या व्यवस्था देखिए, अगर पूरे बीकानेर जिले में जो है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जो है वो 29 कॉलेज पूरे जिले में है, और 29 कॉलेज में से 10 कॉलेज, जिनमें 7 कॉलेजों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और 3 में CR सिस्टम से होना है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि 20 जो पूरे महाविद्यालय हैं जिले के, उनमें आज मतदान किया जाएगा और छात्र जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मुख्य मुकाबला जो है वो डूंगर कॉलेज में देखने को मिलेगा। यहाँ 4 कैंडिडेट हैं और चतुष्कोणीय मुकाबला यहाँ होने वाला है, और जो मेन मुकाबला है वो EVBP और NSUI के बीच में होगा। 9000 और 134 वोट जो है वो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो डूंगर कॉलेज में ही है। और उसके बाद अगर गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो महाराजा सुदक्षिणा कन्या महाविद्यालय जो है वो सरकारी कॉलेज है बीकानेर का, और सबसे बड़ा है। वहाँ 3000 से अधिक जो वोट हैं उनमें भी जो 4 कैंडिडेट वहाँ चुके हैं, और उनमें भी मुख्य मुकाबला जो है NSUI और EVBP के बीच में देखा जाएगा। और विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, और वहाँ केवल मात्र EVBP ने ही अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। और क्योंकि
क्योंकि विश्वविद्यालय में जो है वोट काफी कम है, तो इसलिए जो मुख्य मुकाबला है वो डूंगर कॉलेज में देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय का केवल मात्र 9 वोटों पर यूनिवर्सिटी किया जाएगा। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, तो माना जा सकता है कि जो मुकाबला यहाँ होने वाला है पूरे जिले की अगर बात करें। ठीक है मनीष, आगे आपके पास आते हैं, उदयपुर चलते हैं। सहयोगी कपिल मेरे साथ हैं। कपिल, स्टूडेंट इलेक्शंस जितने तरह के रंग दिखाता है वो ये बताता है कि स्टूडेंट्स भी अपने आप को बड़े बड़े राजनेताओं से पीछे नहीं समझते। प्रचार के हर रंग दिखा देते हैं, घटनाओं के हर रंग हमें देखने को मिल जाते हैं जो अमूमन बड़े चुनावों में होते हैं, और इसीलिए शायद सियासत की राजनीति की पहली सीढ़ी भी इसे कहा जाता ही है। क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं इस वक्त की? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए उदयपुर में भी छात्र संघ चुनाव की तैयारियां पूरी, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय इस संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ पर छात्र राजनीति जो है हमेशा चरम पर रहती है। आप देखिए कि जो छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान अब से कुछ ही देर बाद शुरू होना है, उससे पहले आप देखिए कि सुरक्षा के जो हैं वो इंतजामात जो है सभी महाविद्यालयों में किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ पैनल की, तो इस पैनल का चुनाव जो है वो 4 संगठक महाविद्यालय के छात्र करेंगे। कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज और लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, 13,572 मतदाता हैं, छात्र मतदाता, वे आज अपने मतों का प्रयोग कर पाएंगे। अब जो वोटिंग शुरू होगी उससे पहले आप देखिए कि जो जाब्ता अलग अलग कॉलेजेस में तैयार किया गया है, उन्हें अपनी ड्यूटी जो है वो बांटी जा रही है। उसके अलावा कॉलेज के बाहर के दृश्य में आपको दिखाऊं। आप देखिए कि कॉलेज के बाहर भी आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। जो छात्र नेताओं के समर्थक यहाँ पर आएंगे वे इस बैरिकेडिंग के बाहर रहेंगे और सिर्फ आई कार्ड देखकर ही जो मतदाता हैं, छात्र मतदाता, उन्हें कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसी द्वार से छात्र जो हैं वो कॉलेज के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद में अपने वोट का प्रयोग करेंगे। राम सुमेर जी SHO हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। राम सुमेर जी, किस तरह से व्यवस्थाएं रहने वाली है, तो किस तरह से रहेगी? ये जैसे जो लिंग 2 कमेटी है छात्र संघ चुनाव के लिए, पहले जिन्होंने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के अनुसार पुलिस जाब्ता लगा हुआ है और छात्र संघ के प्रत्याशी जो भी हैं और आज जो मतदान होगा वो स्टूडेंट्स को प्रवेश मिलेगा। स्टूडेंट के प्रवेश के लिए उसका प्रवेश पत्र है, उस प्रवेश पत्र के आधार पर उसको मतदान करने दिया जाएगा। प्रवेश पत्र मस्ट है और जो कॉलेज का समस्त स्टाफ है उसको भी पहचान पत्र मिला हुआ है। हमारे पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं वो भी पहचान पत्र के साथ यहाँ उपस्थित है। बिल्कुल, देखिए आई कार्ड जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को दे दिए गए जो है वो किया जाएगा। बूथ वाइज जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। कुल कॉमर्स कॉलेज के अंदर कुल 10 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर जो मतदाता हैं अपने वोट का प्रयोग करेंगे। अब अगर मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के इतिहास की बात करूँ तो आप देखिए कि पिछले 33 सालों के इतिहास में इस विश्वविद्यालय में 9 बार NSUI का कब्जा रहा है, 8 बार ABVP के अध्यक्ष जो हैं वो विजयी रहे हैं और 3 बार छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जो हैं वो अध्यक्ष बनकर इस विश्वविद्यालय में आए। तो वहीं 4 बार ऐसा हुआ है जब निर्दलीय अध्यक्ष इस विश्वविद्यालय को मिले हैं। पिछले 6 चुनाव के अगर इतिहास की बात करेंगे तो NSUI महज 1 बार यहाँ पर अपना कब्जा जमा पाई है और पिछले 3 चुनाव में लगातार ABVP का कब्जा रहा है। तो इस बार NSUI ये प्रयास कर रही है कि जो जिस तरह से ABVP लगातार जीत रही है उसे रोकने में कहीं न कहीं सफलता मिले, तो वहीं ABVP का प्रयास है। ठीक है कपिल, एक बार फिर मैं लवली के पास जाऊंगा। देखिए दरअसल अभी तक जितनी भी जगह की तस्वीरें हमने पहुंचाई हैं, जयपुर से वो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें न केवल प्रत्याशी बल्कि वोट डालने जिन्हें आना है वो भी पहुंच रहे हैं और उनको भी चेक किया जा रहा है। लवली, इन तस्वीरों को दिखाए, साथ ही हम इस मुद्दे पर भी बात कर ही लेते हैं कि आज जो सुर्खियां बनती है, देखिए अमूमन हमने बीते चुनावों में देखा है बाहर का कोई आ गया था और इस तरह की बातें समय के साथ वोटिंग के दौरान सामने आती हैं। वैसी बातें ना हो, कम से कम ये तस्वीरें एंश्योर तो कर रही हैं। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और
बड़ी बात यह है कि ये तस्वीरें ये बता रही है कि वोटर्स जो हैं वो कितना गंभीर हैं अपने वोट को लेकर के, और यहाँ पर तमाम प्रक्रियाओं के बाद में वोटर्स को जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ में चीफ प्रॉक्टर मौजूद हैं, जिनकी ये कह सकते हैं कि इनकी आहुति के बिना शायद इस चुनाव के अंदर इनकी जो टीम है वो बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम करे। हम कोशिश करेंगे इनकी टीम के बाकी लोग भी इनके साथ आए। सर, क्या रहेगा, क्योंकि फर्जी मतदान को रोकना, शांतिपूर्ण मतदान कराना पुलिस के साथ मिलकर के बड़ा चैलेंज है आज आप लोगों के सामने, किस तरह से निभाएंगे इसे? अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं, हम उनका आई कार्ड भी चेक करें। आई कार्ड के साथ में उनका कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है और है जो भी है वो भी देख रहे हैं, वोटर आईडी है। तो व्हीकल्स किसी भी कैंडिडेट की, किसी कैंडिडेट हो या कोई मतदाता हो, उसका एंट्री नहीं होगी। अंदर हमने 4 बसें लगा रखी हैं, 10 ई-रिक्शा लगा रखे हैं, और छात्रों की सुविधा के लिए कौन कहाँ मतदान करेगा आप सामने वो स्क्रीन जरूर दिखा दें। उसके अंदर लगा रखा है कि भाई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है तो कहाँ वोट करेगा। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी इस वक्त जुड़े हुए हैं, कंपलसरी क्या है, अगर उसे मतदान करने आना है तो उसे क्या दस्तावेज लेकर के आने चाहिए? उसका आई कार्ड, उसके अलावा दूसरा कोई भी पहचान पत्र, वैलिड पहचान पत्र। आई कार्ड कंपलसरी है? आई कार्ड इज मस्ट। आई कार्ड बिना जानकारी आ रही है कि करीब 30 से 35% विद्यार्थियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई कार्ड ही नहीं लिया है, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कहीं प्रभावित तो नहीं होगा? देखो, जिन्होंने आई कार्ड नहीं लिया उनको एंट्री नहीं दी जाएगी और न वो मतदान में भाग ले सकते हैं। क्लियर। आप क्या अपील करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, क्योंकि 20,000 सबसे ज्यादा विद्यार्थी, सबसे ज्यादा वोटर्स, तो क्या ऑन द स्पॉट वो आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है क्या? कुछ उसका सब्स्टिट्यूट है? और यहाँ शांति बनाए रखें, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मतदान करने जरूर आए। मैं मतदान की अपील कर रहा हूँ उनसे। अच्छा, मान लीजिए किसी ने आई कार्ड नहीं लिया, उसके लिए कोई व्यवस्था देने की कोई उम्मीद है कि? नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं। जिसके पास आई कार्ड हमने कल 5 बजे तक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब कोई आई कार्ड किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। आज सिर्फ मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। चलिए, शुक्रिया साहब। तो ये डीएसडब्ल्यू टीम के अलावा ये हमारे चीफ प्रॉक्टर हैं, और इनकी जो टीम है वो यहाँ मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है। जयपुर में व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, जोधपुर में हमने दूसरी चीज सुनी। रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रंजन, आपने बताया कि जिनके पास आई कार्ड नहीं है उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जोधपुर में की गई है। आरयू में वो व्यवस्था नहीं है, अगर आई कार्ड नहीं है तो वोट नहीं, घर जाओ। जी, यहाँ बताना चाहूँगा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय परिसर में सीआर कमेटी ने एक व्यवस्था की है, जहाँ अगर वोटर लिस्ट में नाम है, क्योंकि ये प्रक्रिया बीते दिन भी जारी रही थी और इसी कारण से जो मतदाता है उनका आंकड़ा कहीं बढ़ा है, और इसके साथ साथ एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में फोटो आईडी कार्ड पहचान युक्त और लाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो 2 दस्तावेज हैं वे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, एक तो विश्वविद्यालय का आई कार्ड और उसके साथ साथ मतदाता का खुद का कोई ना कोई फोटो लगा हुआ पहचान पत्र है, वो लाना आवश्यक है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है वो कि जो दिव्यांग छात्र हैं, चाहे वे अंध हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, वे यहाँ मतदान करने पहुँचते हैं तो उनके साथ एक व्यक्ति को प्रवेश पत्र यानी कि किसी न किसी आइडेंटिटी कार्ड के साथ प्रवेश दिया जाएगा। उसकी पहचान पुख्ता करने के बाद वो जा सकता है। और चलिए, आप सब नजर बनाए रखें। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और लाइव तस्वीरों के लिए। बड़ी खबर सुन लीजिए। टोंक में बीसलपुर बांध खोलने से पहले अलर्ट घोषित किया गया। बीसलपुर बांध पर सायरन बजाकर अलर्ट कर दिया गया है। 5 किलोमीटर तक सायरन की आवाज सुनाई देती है। देखिए, बहाव क्षेत्र जो है उसमें आने वाले जो गांव हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, उन लोगों को दूर रहने की अपील की गई है। थोड़ी देर में बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। देखिए, खतरा जरूर है, लेकिन बीसलपुर बांध के गेट खोले जा रहे हैं तो यह शुभ संकेत भी है। कम से कम 2-3 साल तक के लिए अब लोगों को प्यास से संघर्ष नहीं करना होगा। लेकिन एहतियातन ये इतनी बड़ी राहत कहीं कुछ इलाकों के लिए आफत ना बन जाए, इसलिए अलार्म बजा दिया गया। एक बार सुनिए अलार्म की आवाज। तो ये सूचना है, अलर्ट हो जाए। 5 किलोमीटर तक ये सायरन सुना जाता है। तो बहाव क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक जो गांव आते हैं, जो लोग वहां पर होंगे, उन्हें ये अलार्म सुनाई दे रहा होगा, ये सायरन सुनाई दे रहा होगा। इस सायरन का साफ साफ मतलब है कि दूर रहे, बहाव क्षेत्र से जितना हो सके दूर रहे। हालांकि पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया गया था, हर एक जगह पर बता दिया गया था
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? डाई, खारी और बनास 3 नदियों का जो पानी है बीसलपुर बांध। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बीसलपुर बांध के गेट खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई है और सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं। ये करीब 5 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में आवाज सुनाई दी जाती है और अब पूरा बांध छलकने के बाद इसके गेट खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा, बांध लबालब भर चुका है और 315.50 का जो इसका जल स्तर है वहां तक पहुंच गया है और उसके बाद गेट खोलने की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि पीछे से जल स्तर जो पानी का जो आवक है वो बहुत कम होने की वजह से गेट एक ही खोला जाएगा और थोड़ी जिस लिहाज से पानी पीछे से आ रहा है और जितनी जयपुर और दूसरे जिलों में पानी की सप्लाई होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी है वो ही छोड़ा जाएगा। 315.50 जो इसका गेज जल स्तर है उतना लगातार बनाए रखने के लिहाज से उतना ही पानी छोड़ा जाएगा और ये राजस्थान के लिए ये बहुत ही बड़ी या महत्वपूर्ण खबर कहे कि जिस बांध का इंतजार भरने के लिए किया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि कई दिन लगेंगे या महीना भर लग सकता है, लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों से जो बारिश का दौर चला उसके बाद बांध का जलस्तर एकाएक बढ़ा और 315.50 जो बांध का जलस्तर है वो छू चुका है। हालांकि इसका इंतजार 2 दिनों से कयास लगाए जा रहे कि गेट कभी भी खोले जा सकते हैं 315.15 के बाद में, लेकिन 315.50 जलस्तर हो चुका है और अब थोड़ी ही देर में गेट खोले जाएंगे। सायरन की आवाज आप ठीक है।